ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से मेरा बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले हमने रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर के कलर कोड, रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन, उसकी डायमेंशन कब चेंज होती है, कब चेंज नहीं होती, इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक को, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज मजीद जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे और ट्रांजिस्टर से रेलिवेंट कितने क्वेश्चन किए जाते हैं उसके की पॉइंट्स है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं एज अ स्विच। और स्विच का काम होता है या तो ओपन, ओपन का मतलब होगा ऑफ, और अगर स्विच क्लोज है, क्लोज का मतलब स्विच में होता है मेरा बेटा ऑन। एमीटर, बेस, कलेक्टर, इसके तीन टर्मिनल हैं, इसलिए इसे ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। हाँ मेरे बेटे, जैसे कि हम बात करते हैं डायोड की, डायोड को भी एज ए स्विच हम इस्तेमाल करते हैं। डायोड के भी दो टर्मिनल होते हैं, इसी तरह ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल। और डायोड के बारे में हल्का सा बताता जो मेरे बेटे, कि डायोड का ये जो टर्मिनल है, जो आपको ग्रेटर ट्रायंगल की ये साइड नजर आती है, ये एनोड होता है, ताकि ये पी टर्मिनल होता है। और जहां पे बार हो, ये कैथोड होता है, मीन के नेगेटिव टर्मिनल होता है इसका। डायोड सिर्फ और सिर्फ तब वर्किंग में होता है जब आपके पास डायोड का पी टर्मिनल अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और ये एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है, तो डायोड काम करेगा, अदरवाइज डायोड काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये बात आ गई, छोटा सा सर्किट, उसके बारे में डायोड में डिटेल में बात करेंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाते हैं ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर में इसी तरह जितना ये पी एन है, तो एक्चुअली मैं बताना इसलिए चाह रहा था ये कि डायोड में तीन टर्मिनल होते हैं, पी एन पी या फिर एन पी एन। ठीक हो गया मेरा बेटा? इन तीनों टर्मिनल में से हम नाम, इसके इलेक्ट्रिकल सिंबल की बात करें तो यूं लाइंस लगा के, अगर एरो बाहर की तरफ आ रहा है, इट मींस ये आपके पास एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है, जैसे एन से निकलना, बाहर जाना। और अगर ये एरो ऐसे ही सर्किट में इनवर्ट आ रहा हो, उलट आ रहा हो, तो हम कहते हैं अब जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है क्या कर रहे हैं जी? ट्रांजिस्टर का काम एम्पलीफिकेशन भी होता है। और एम्पलीफिकेशन क्या होती है मेरे बेटे, कि अगर आपके पास एसी सिग्नल है जिसकी ये एम्पलीट्यूड है, तो ट्रांजिस्टर ऐसे एज एन एम्पलीफायर भी काम करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में आवाज की बात की जाए, तो एम्पलीफायर के थ्रू ट्रेवल करने के बाद, जैसे कि आपके पास माइक्रोफोन होता है, तो उसमें आवाज ट्रेवल करने के बाद इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इन ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से, इन एम्पलीफायर के इस्तेमाल से हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न इतना डिटेल में नहीं है, हमें जस्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। इसके तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। हल्का सा करंट भी जब फ्लो करता है बेस में से, तो इजीली ये दोनों ऑपरेटिंग में आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है करंट को, एज ए स्विच काम करता है, एज एम्पलीफायर काम कर रहा है। हमने इसके दोनों काम देख लिए, बस इससे रेलिवेंट और ज्यादा कोई डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वोल्टेज डिवाइडर का, और इससे रेलिवेंट P4 के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड होंगे। भाई सर्किट को समझने के लिए पहले डिटेल में मैं बात करता हूँ, हम इस सर्किट को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, जहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं। अब मेरा बेटा सबसे पहले मैं एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करता हूं। मैंने एक बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया और ये नेगेटिव, इसके साथ मैंने दो रेजिस्टर अटैच कर दिए, एक बॉक्स बना के रेक्टेंगल टाइप। ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक सिंबल है जो रेजिस्टर का। ये दूसरा रेजिस्टर आ गया। कन्वेंशनली हमें बड़े अच्छे से पता है करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव।
ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है, ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे दो रेजिस्टर आपने इस्तेमाल किए, R1 और ये रेजिस्टर है R2। जो टोटल वोल्टेज है वो यहां से आप प्रोवाइड करें जो कि V है। हमने बात करनी है, अगर मैं R1 के क्रॉस वोल्टेज की बात करूं तो डेफिनेटली मैं इसके दरमियान में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर यूज करूंगा। ये वोल्ट मीटर मुझे यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो V1 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R1 देगा। यहां पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टर यूज करता हूं और इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज फाइंड आउट करता हूं मेरा बेटा, उन वोल्टेज को V2 का नाम दिया जाएगा। ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है। अगर सर्किट को देखा जाए तो हमने किया क्या है, एक बैटरी के साथ दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी के साथ दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और कल हम ये बात अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब चीजों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो मेरे बेटे वहां पे वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड होती है। जब मेरा बेटा वोल्टेज डिवाइड होगा तो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वोल्टेज डिवाइडर की, और हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि सपोज कि आपके पास 50 वोल्टेज बैटरी है और आपने इसके साथ कोई मोबाइल फोन चार्ज करना है जो कि 5 वोल्टेज पे है, तो मुझे इसके वोल्टेज को डिवाइड करना होगा, कम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टर यूज कर लिए सीरीज के अंदर। अब मुझे अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है कि V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा। और हमारे पास P2 P4 के क्वेश्चंस में ये ऐसे ही पूछा जाता है कि जी ये वोल्टेज डिवाइडर है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस V2, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस V1, या इनकी वोल्टेज की रेजिस्टेंस के साथ जो रेशियो है वो क्या आएगी। तो सबसे पहले तो मेरे बेटे हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए ओहम्स लॉ के बारे में। ओहम लॉ क्या है मेरा बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। सीरीज सर्किट में एक चीज सेम होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो I मेरे पास आएगा V ओवर R। हम बड़ी आसानी से बात लिख लेते हैं कि सप्लाई वोल्टेज, लेकिन यहां पे R को जरा फोकस कीजिएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं इसको, वो तो V है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 आएगा, क्योंकि सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि उनकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उनको सिंपली एडअप किया जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि मेरे पास आ रही है मेरा बेटा R1 प्लस R2। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो सीरीज सर्किट में सेम है। अब हमारा टारगेट ये है, हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये तो बनना चाहिए फिर IR1 ये फॉर्मूला बनेगा। I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है जी? V1। I की जगह पे I की वैल्यू लिखते हैं और वो है V ओवर R1 प्लस R2। ये I की जगह पे लिख दिया और इधर आ गया मेरा बेटा R1। तो फॉर्मूला इसका क्या बना मेरा बेटा? V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। सिमिलरली अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस R2 कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास आ गए वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। अब हमें अगर वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, तो इसके लिए हम करेंगे V2, अगेन आ जाएगा IR2। बाकी सारा फॉर्मूला मेरा बेटा बिल्कुल सेम रहेगा। I की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। तो अगर देख लें
आसान सी बात आ गई हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस R1 की, तो उसकी रेजिस्टेंस, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V, और यहां पे मेरे बेटे क्या आ जाएगा, R2 जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वोल्टेज, उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द टोटल वोल्टेज। तो इस तरीके से मेरा बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस R1 वोल्टेज डिवाइडर में और वोल्टेज अक्रॉस R2। अब यहां से क्या चीज पता चलती है, अगर मैं इनकी रेशियो लूं, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं कि V1 और V2, V1 V2, V1 की वैल्यू है मेरा बेटा IR1 और V2 की वैल्यू है IR2। अगर देखा जाए तो दोनों करंट सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनके क्रॉस अक्रॉस जो रेजिस्टेंस या जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R1 डिवाइडेड बाय R2। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे मेरा बेटा हमें ये पता चल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस R1 होगी तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होंगे, अगर रेजिस्टेंस R2 होगी तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होंगे। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप भी ज्यादा होगा। तो यहां तक तो मेरा बेटा हमारा था वोल्टेज डिवाइडर। इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मोस्टली क्वेश्चन में पेपर में हमसे पूछा जाता है सर्किट में R1 के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करें, तो जिसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं R1 को, उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको टोटल रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करेंगे और टोटल वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई क्वेश्चन मेरा बेटा यहां तक? ओके, आगे बात करते हैं मेरा बेटा। इसी से रेलिवेंट एक टॉपिक होता है, तो पहले मैं ट्रांजिस्टर की बात कर चुका हूं, तो मेरा बेटा हम बात कर लेते हैं डायोड की, फिर उसके बाद मैं पोटेंशियोमीटर और रिले की तरफ चलता हूं। अब ये देख ले मेरा बेटा, डायोड के बारे में हम लोग डिटेल में पहले भी पढ़ रहे थे कि डायोड आपके पास एक ऐसा स्विच है जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। उसके लिए हमने कहा था अगर इसका ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ अलाउ अटैच है, तो इसमें करंट अलाउ है। A diode only allows one way flow of current through it. डायोड में अगर कोई करंट फ्लो कर सकता है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन। अब डायोड का काम क्या है, डायोड एज ए स्विच भी काम कर सकता है, और लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम रेक्टिफिकेशन में। एक नई टर्म होगी, रेक्टिफिकेशन क्या चीज होती है, ये सर्किट जहां पे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उस फिल्टर सर्किट में जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास डायोड इज वन ऑफ देम। डायोड का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। अब मेरा बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ डायोड इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ एसी करंट टू डीसी करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें आपके पास ये वेवफॉर्म आ रही होती है, which alters the level, हाई वैल्यू पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। लेकिन डीसी में अब यहां पे ये कह सकते हो कि आपके पास यूनी डायरेक्शनल करंट नहीं होता। जो डायरेक्ट करंट होता है अगर उसकी वेवफॉर्म बनाओ तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है, या फिर आप उसे ये कहते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। फिर जेन में सवाल आता है कि डायोड क्या 100% इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है? नहीं, हमें 100% डीसी नहीं मिलता, बल्कि हमें यहां से पल्सेटिंग डीसी मिलता है। ये देख ले मेरा बेटा, आपको हाफ पल्स है वो मिल रही होगी, हाफ ब्लॉक हो जाती है क्योंकि हाफ पल्स में ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है।
अगली हाफ पल्स में जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो डायोड काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बाकी जो सारा पाथ है वो डेड आपके सामने आ रहा होता है। तो 100% प्योरिफिकेशन नहीं मिलती। हाँ, सिंगल डायरेक्शन ऑफ करंट हमें मिल जाती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट फिलहाल हमें नहीं मिलता। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन ये आपके पास वेव फॉर्म है एसी की और ये आपके पास वेव फॉर्म है डीसी की। तो डायोड की डेफिनेशन, डायोड का काम, इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। डायोड एक ऐसा स्विच है, एक ऐसी डिवाइस है जो अलाउ करती है करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो खसूसियत है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। जी मेरा बेटा, ये था हमारे पास डायोड। इसके बारे में मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। इसे बाइसिंग भी कहा जाता है। अगर हम पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसे पी कहते हैं और इसे एन टर्मिनल कहते हैं। अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव और एन को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से अटैच करें तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। उलट किया जाए तो उसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग कहते हैं स्विचिंग को, कनेक्शन को। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन मेरे बच्चे? ओके, क्लियर है। हमें इनसे रेलिवेंट पास्ट पेपर्स भी अभी करने हैं, जरा याद रखिएगा। पोटेंशियोमीटर रिले के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पहले थर्मिस्टर के बारे में आ जाए। थर्मिस्टर सबसे पहले एक ऐसा रजिस्टर जो कि डिपेंड करता है किस पे मेरा बेटा? थर्म किसे कहते हैं? हीट को। और हम थर्मिस्टर का जो इस्तेमाल करते हैं, थर्मिस्टर एक रेजिस्टेंस थर्मामीटर है जो जिसकी रेजिस्टेंस की टोटल डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर पे। जैसे कि ये जो थर्मिस्टर टर्म है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड रेजिस्टर। थर्मल कहते हैं मेरा बेटा हीट को, और रेजिस्टेंस हीट। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाया जाता है, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स का बनाया जाता है, जिसको प्रेस किया जाता है बीड में या डिस्क में या फिर सिलेंड्रिकल शेप में। तो थर्मिस्टर की बीड्स की शेप भी हो सकती है, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, डिस्क के फॉर्म में भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म में हम इस थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है, ये थर्मिस्टर का सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। या मोस्टली ऐसे अगर ड्रॉ करना हो तो यूं ड्रॉ किया जाता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? सम टाइम जो हम जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो ये है। अमेरिकन स्टैंडर्ड में वो रेजिस्टेंस के ऊपर लाइक इस तरह से भी ड्रॉ कर लेते हैं। वेल, यहाँ तक तो हमारा काम था सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। थर्मिस्टर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल प्लस रेजिस्टर, एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हम इसे टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी काम करते हैं। ये मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, डिफरेंट शेप में, बीड्स की शेप में, डिस्क में, कमर्शियली बात कर रहे हैं, या हमें सिलेंड्रिकल शेप में भी मिलते हैं। यहाँ पे जो हमने इसका सिंबल यूज किया और एक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल यूज किया टेम्परेचर में, इसको एज ए टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी लिया जाता है। अब होता क्या मेरा बेटा, ये ऐसे थर्मिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे मैं अगेन वही बात करूंगा कि अगेन हमारे पास ऐसे रेजिस्टर मौजूद हैं कुछ जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एक्चुअली अगर इनको कैटेगराइज किया जाए, दोनों नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में आते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी कर रही है विद टेम्परेचर। हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि ऐसा इन जनरल जो हमारा थर्मिस्टर के साथ वास्ता पड़ता है ज्यादातर,
तो ऐसे थर्मिस्टर जिनका टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टर का इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले बहुत स्लो मोशन में थे और वो टेम्परेचर के बढ़ने से उनको एनर्जाइज होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। उनकी एनर्जी मिलने से वो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनका काम टेम्परेचर सेंसर में कैसे लेते हैं। तो हमने इस सेंसर को किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है जहां पे बहुत स्मॉल वेरिएशन टेम्परेचर में भी हम चाहते हैं कि हमें अलार्म मिल जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई है, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं थर्मिस्टर का। जैसे ही थर्मिस्टर के ऊपर हीट या लाइट बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। हमने आउटपुट के लिए कोई अलार्म लगाया हुआ है, हमने आउटपुट की जगह पे जहां से हमें पता चल जाए, या हमें आउटपुट के लिए कोई बल्ब लगाया, तब जब वो बल्ब ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि देयर इज अ वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो चेंज है वो आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बेटे कि आपके पास दो तरह के थर्मिस्टर भी हो सकते हैं जनरल, जब हायर स्टडीज में पढ़ो। एक जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और एक जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। इन्हें एक को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं और एक को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को, जो बहुत स्मॉल वेरिएशन में टेम्परेचर में आपको सेंस कर लेता है। टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो हम इसे टेम्परेचर सेंसर के तौर पर थर्मिस्टर का इस्तेमाल डिफरेंट जगहों पे करते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि हल्का सा अगर सर्किट हीटअप हो तो हमें अलार्म मिल जाए, तो वहां पे हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे बेटे? थर्मिस्टर का। यहाँ तक मेरे बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछे अबाउट द थर्मिस्टर। इनकी डेली प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में ये हमें एज ए टेम्परेचर सेंसर नजर आते हैं। फायर अलार्म्स में, ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, और इवन के डिजिटल थर्मामीटर और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन जहां पे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, वहां पे भी हम इन थर्मिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओवन की बात कर ली हमने, रेफ्रिजरेटर की बात कर ली, अलार्म्स की बात कर ली, फायर अलार्म जिन्हें हम कहते हैं मेरा बेटा, तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई क्वेश्चन मेरे बेटे यहाँ तक? ओके। तो उसके बाद मेरे बेटे आ जाता है हमारे पास एलडीआर। व्हाट इज एलडीआर? जैसे वो थर्मिस्टर है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसे हम एलडीआर भी मोस्टली फॉर्म में यूज करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अब यहाँ पे लिखो एलडीआर हैज अ रेजिस्टेंस दैट डिक्रीजेस एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। जैसे ही इस पे लाइट या हीट पड़ती है तो एलडीआर ग्लो करना, मतलब एलडीआर पे लाइट पड़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है या बढ़ जाती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो करंट है वो बढ़ जाता है, वो ऑपरेशन में आ जाता है। हम इसे एज ए लाइट सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें कहा जाए उसे टेम्परेचर सेंसर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने थर्मिस्टर को देखा तो उसके सिंबल में ये था कि रेजिस्टर के ऊपर हमने यूं लाइन लगा दी थी। एलडीआर में हम यूं करेंगे, एक सर्कल बना के रेजिस्टर के ऊपर ये लाइट फॉल करवाएंगे। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है मेरा बेटा ये हमारा। अब मेरे बेटे इनके डिफरेंट यूजेस भी आ जाते हैं एलडीआर के। इलेक्ट्रॉनिक कवर लेड की डिटेक्शन के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा।
एज ए फोटो कंडक्टर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम ये होता है कि जहाँ पे हमें ये चाहिए कि किसी जगह पे अलार्म चाहिए हल्की सी लाइट ग्लो करने से, लाइट ग्लो करे, तो एज ए सेंसर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने एलडीआर अगर सिक्योरिटी अलार्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरवाजे की सिक्योरिटी के लिए, घर की सिक्योरिटी के लिए, कि आपने किसी डोर में एक एलडीआर फिट किया हुआ है जिस पे, या फिर एक एलडीआर और उस पे डायरेक्टली लाइट फॉल कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ जब उस पे डायरेक्टली लाइट फॉल कर रही है तो उसकी रेजिस्टेंस कम है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो एलडीआर ऑपरेशन मोड में है। दो, मैंने अगेन बताया कि दो तरह के रेजिस्टर होते हैं, एक जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और एक जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। अब मेरे बेटे जैसे इस पे लाइट फॉल करेगी तो ये आपके पास, अगर मैं इन केस कहता हूँ ये कंडक्शन मोड में है, और जैसे ही कोई इसके ब्लॉकेज में आएगा, कोई दरवाजे पे आएगा, तो इस पे लाइट फॉल करना बंद कर देगी, तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर हमने पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यूज किया होगा, लाइट पड़ रही है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, इस पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दरमियान में जैसे कोई ब्लॉकेज आएगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट फ्लो होगा, तो मेरा बेटा करंट फ्लो होने से ये ग्लो करना शुरू करेगा। तो हमें एक ऐसा वो क्या कहते हैं सेंसर के तौर पर हमें एज ए अलार्म इसकी आउटपुट मिल जाएगी, तो हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो ये था मेरा बेटा, हम ये पावर सप्लाई, ये बल्ब एज ए आउटपुट के लिए लिया गया है। यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल भी हुआ हुआ है आपके सामने। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरा बेटा, यहाँ पूछ ले। मोस्टली हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, लाइट इंटेंसिटी मीटर्स में, अलार्म क्लॉक्स में, बर्गलर अलार्म सर्किट्स के अंदर, या फिर वहां पे जहां पे हमें प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना हो, तो एज ए सेंसर हम एलडीआर का इस्तेमाल करते हैं। सो आज का मैं हल्का सा रिकैप दे दूं तो मेरे बेटे हमने जो स्टार्ट किया था मेरे बेटे, वो हमने किया था ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस है, एज ए स्विच, एज एम्पलीफिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, मीटर बेस्ड कलेक्टर, और वोल्टेज डिवाइडर में हमने बात की जब हमें वोल्टेज कैलकुलेट करने हो, तो मेरा बेटा वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज अक्रॉस R1 कैलकुलेट करना है या वोल्टेज अक्रॉस R2 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मेरे बेटे हमने यूज किया, डिवाइड किया एक्चुअली सर्किट को अपने, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। V एक्चुअली आपके इनपुट वोल्टेज है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक जनरल फॉर्मूला V लिखा होगा जो कि नजर आ रहा है। अगर R2 के क्रॉस वोल्टेज की बात की जा रही है तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनपुट वोल्टेज जो कि मतलब आप उसको प्रोवाइड करें जो कि टोटल वोल्टेज है, और आउटपुट का मतलब आप V2 कैलकुलेट करें। इसी तरह V1 का भी कैलकुलेट किया जाता है। तो वोल्टेज डिवाइडर एक ऐसा सर्किट है जो लार्ज वोल्टेज इनटू स्मॉलर वन उसमें डिवाइड करके देता है। यहाँ पे आप दो रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक इनपुट वोल्टेज के साथ, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको डिवाइड होके मिलती है। उसके बाद मेरे बेटे हमने डायोड की बात की। डायोड आपके पास एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकते हैं, वन वे फ्लो को अलाउ करते हैं, और इसका काम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है। थर्मिस्टर आपके पास हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, और इसका इस्तेमाल ये होता है मेटल ऑक्साइड से बना होता है, बीड्स या डिस्क सिलेंड्रिकल शेप में मिलता है, इसको हम टेम्परेचर सेंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एलडीआर जो कि हमारे पास लाइट लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जिसे हम एलडीआर कहते हैं, इसके रेजिस्टेंस आपके पास उसी तरह से मेरा बेटा डिक्रीज करती है जैसे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। तो दोनों को सेम मेथोडोलॉजी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें ये डिटेक्ट करना हो एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ लाइट का, और जहाँ पे हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी हो कि टेम्परेचर कम या ज्यादा है, वहां पे हम एलडीआर यूज कर सकते हैं, सॉरी हीट सेंस थर्मिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट के लिए हम एलडीआर का यूज कर सकते हैं। जी मेरा बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिएगा। सब क्लियर है? तो अभी इससे रेलिवेंट हमारा रिले रह चुका है। एक रिले एक सर्किट होता है, और उसके बाद मेरे बेटे हमें बात करनी है